एनसीईआरटी में मेंशन है। पास्कल को कहा जाता है दोस्तों गॉड साइंटिस्ट। ध्यान देने वाली बात है, ये स्पेशली फॉर सीडीएस डिफेंस फॉर्मेट क्लास है। अगर ये क्लास किसी एसएससी या कहें रेलवे की होती तो मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू देता और एग्जांपल देकर हम आगे बढ़ जाते। बट सीडीएस एक ऐसा पेपर है दोस्तों जिसमें वो लाइन पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, या इसको क्रैमिंग कर लें, इसके एग्जांपल रट लें, बात नहीं बनेगी। हमें अगर इसके बारे में किसी को एक्सप्लेन करना हो, बोलने के लिए कहा जाए, तो अगर इसके बारे में हम बोल सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एटलीस्ट हम 15 से 20 मिनट पास्कल्स ला पर बोल सकते हैं। इसका माने हमने उसको थोरोली डिस्कस किया है, पढ़ा है। तो ये डिफेंस की क्लास में और एक नॉर्मल क्लास में फ़र्क है। ये डेप्थ हम डिफेंस की क्लास में ही जान सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में पास्कल को गॉड साइंटिस्ट कहा जाता है, भगवान वाला साइंटिस्ट। बड़ी अजीब बात है, प्राय हम जब डिस्कस करते हैं कहते हैं क्या साइंटिस्ट भी भगवान को मानते हैं? तो आंसर होगा क्यों नहीं, बिल्कुल मानते हैं। तो पास्कल ने कहा था कि जो भगवान को नहीं मानता है वो जीते जी तो दुखी रहेगा ही, और मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको सुख मिल जाएगा। मतलब इसने बहुत ही सिंपल सी बातें बताई, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव लगती हैं। उसने कहा कि अगर यहाँ 100 घटा तो वहां 100 बढ़ेगा भी। माने छोटी छोटी बातों पर इसने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना दी। आज जितनी भी बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें हैं पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। आप इसको कभी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ये गॉड साइंटिस्ट वाली थ्योरी साफ नजर आएगी। यानी आपको कभी भी ऐसा कोई लगे कि क्या वैज्ञानिक भगवान को मानते हैं, तो आप पास्कल्स को बड़े आसानी से उसका नाम ले सकते हैं। उनको ये बात बताई जा सकती है कि पास्कल वाज अ गॉड साइंटिस्ट। तो इसने किया क्या था, साइंस में इसका क्या रोल है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। बिकॉज हम आज गॉड के बारे में डिस्कस करने तो नहीं आए हैं वैसे, बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो उसने क्या कहा, इट इट स्टेट्स दैट इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें, हालांकि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ग्रेविटी तो कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा मान ले कि ग्रेविटी के अगर इम्पैक्ट को हम कुछ देर के लिए कम कर दें, हमें मान के चलें कि अगर ग्रेविटी कुछ रोल प्ले कर भी रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ग्रेविटी का वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो भी ग्रेविटी ने किया है। तो क्या है, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम और रेस्ट इज सेम। कह रहे हैं कि अगर प्रेशर यहां घटा और तो वहां पर उतना ही जो वॉल्यूमेट्रिक एरिया लेगा वो उतना ही वो बढ़ जाएगा। हिंदी में मैंने लिखा है यहाँ, किसी तरल पर लगाया गया दाब आयतन की दृष्टि से बराबर बढ़ जाता है। माने 100 घटेगा तो 100 ही बढ़ेगा। ध्यान रखना है इसमें, हमें ये नहीं देखना। यस, गुड इवनिंग रवि, स्वागत है आपका। हमें इसमें ये नहीं देखना कि ओवरऑल क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। बस हमें यही देखना है कि जो उसका चेंज इन वॉल्यूम है वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें मैं एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ कि पास्कल लॉ ने हमें बताया था कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी के इफेक्ट को या ग्रेविटी के इम्पैक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, तो जो नेट हमने यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एरिया चेंज किया है 100, तो वहां भी कितना होगा 100। हमें डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना, कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो हमें देखना है। आज की करीब करीब सभी हाइड्रोलिक मशीनें, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कहीं भी ये वर्ड आपको आ जाए हाइड्रोलिक, तो समझ लीजिएगा वो पास्कल्स लॉ की बात कर रहा है। हाइड्रोलिक मशीन, इसमें लिखा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। वैसे नॉर्मल जो आजकल बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी हुई है अभी जो चल रही हैं, ज्यादातर लिफ्टें वो तो मोटर लिफ्ट ही हैं। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें एक दिक्कत ये है कि ये थोड़ी फास्ट होती हैं ज़्यादा। तो आप सोच रहे हो कि ये दिक्कत कैसे है? ये दिक्कत वैसे है कि अगर लोड कम उसमें, यानी वेट कम डालें हम, यानी एक या दो आदमी को हाइड्रोलिक लिफ्ट में बिठाकर उसको ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पर लेकर जाएगा, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो सीलिंग पर लग सकता है। तो भारी चीज़ें ले जाने के लिए ज़्यादा हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं।
फिलहाल जो ऑर्डिनरी लिफ्ट मॉल वगैरह में, बिग बाजार कहीं इधर उधर चल रही हैं, वो मोटर लिफ्ट है, उसमें मोटर लगा होता है और वो उसमें वो जो स्टील स्टील की रस्सी होती है वो लिपटती रहती है। बट अगर आपको कभी एग्जाम में ये वर्ड आ जाए हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करती है? पास्कल लॉ पर। ये मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि अगर हम ये मान लें कि ये एक किसी लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर है, ये लिफ्ट है, और ये दूसरी साइड पर ये फ्लूइड भरा हुआ है हमने। ठीक है, फ्लूइड यहाँ पर कोई लिक्विड लेते हैं, क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं किया जा सकता, वो कांस्टेंट रहता है। तो एक पिस्टन ये है, एक पिस्टन ये है, यानी इस पिस्टन को अगर हम कहें तो पिस्टन P1 एंड दिस पिस्टन इज P2। ये दो पिस्टन है, इनके बीच में कोई हमने फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। फ्लूइड का मतलब आपको पता है लिक्विड हो सकता है या गैस भी हो सकता है, बट हम इनके बीच में प्राय लिक्विड ही भरते हैं, क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। अगर हम गैस भरेंगे ज्यादा हाई प्रेशर पर तो उसका लिक्विड होने की संभावना बनती है, माने वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और उसके बाद हम बाहर से बाहर से इस एयर पंप में जब एयर भरेंगे तो एयर को भी जगह चाहिए। तो जैसे जैसे वो अंदर आता जाएगा वो इस पिस्टन को डिस्प्लेस करेगा, यानी धक्का देगा, और जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं ये, क्योंकि इसका जो इस पिस्टन का एरिया ज्यादा है, तो जब ये यहां पर थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा तो यहां पर जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमें नेट चेंज इन वॉल्यूम देखना है। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है कि अगर यहां 100 घटा तो वहां कितना बढ़ेगा? 100 ही बढ़ेगा। ये बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही इफेक्टिव है, पास्कल लॉ। और आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। पहले कभी कभी हम लिखा देखते थे, गाड़ियों में लिखा होता था कीप डिस्टेंस पावर ब्रेक, बट इस तरह के पावर ब्रेक्स अब धीरे धीरे हमारे ऑर्डिनरी व्हीकल्स में भी आने लगे हैं। इवन बाइक्स में भी हाइड्रोलिक का इस्तेमाल होने लगा है। जो नॉर्मल ब्रेक हुआ करती थी, वायर ब्रेक, तार वाला ब्रेक, आपने रवि यूज किया होगा शायद। पुराने बाइक्स में सब तार वाले ब्रेक लगते थे, मैंने भी यूज किया है। उसमें कभी कभी ब्रेक लगाने पर हम काफी मतलब ज्यादा प्रेशर लगाते थे, लेकिन वो गाड़ी रुक नहीं पाती थी। तो वो ऑर्डिनरी ब्रेक जितना नेट हमने यहाँ पर फोर्स लगाया उसका इम्पैक्ट हमें नहीं दे पाता था, उसमें वो नाकामयाब रहता था। लेकिन जो ये पावर ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स आए हैं, डिक्स, हाँ यस, आजकल क्या है, वहां पर एक पाइप है, उस पाइप के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। तो जैसे आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो उस पाइप को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड को, और वो डिस्प्लेसमेंट नेट बराबर होगा और वो ब्रशेस को टाइट कर देगा, गाड़ी का या बाइक का टायर जाम हो जाएगा। यानी ये बहुत ही कम फोर्स में ब्रेक लगाने में कामयाब है। कौन सा ब्रेक? हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ध्यान रखना है, हम ये ब्रेक लगाते समय बेहद सावधान रहें। अगर हमें ऑर्डिनरी ब्रेक की आदत है और अगर हम ये वाला ब्रेक लगा दें, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो ये दिक्कत पैदा कर सकता है। बाकी इसमें मैंने ये भी मेंशन किया है, जेसीबी जैक मशीन है, कोई भी जैक मशीन हो, कोई लेंटर उठाने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। जेसीबीज एक कंपनी का नाम है, जैकब एंड ब्रदर्स के कंपनी है जेसीबी। तो वैसे हम कोई भी हाइड्रोलिक मशीन को आजकल जेसीबी बोल देते हैं, बट आपको याद रखना है, कभी भी इस तरह की कोई भी मशीन पूछेगा तो ये कंपनी का नाम है जेसीबी। और ये जितनी भी मशीनें हैं ये किस पर काम करती हैं? पास्कल्स लॉ पर काम करती हैं। तो इसमें थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें तो हमने कुछ डिवाइसेस लिए हैं आज, मेजरिंग डिवाइसेस। इसमें कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस हमने यहाँ लिए हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपने सुना होगा। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल अगर आपको एग्जाम में सीधा आता है, किस लिए होता है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेंसिटी। कभी भी हमें किसी सब्सटेंस का डेंसिटी मापना है, यस गुड, तो डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसमें जो हम निडल डालते हैं, इसमें नीचे एक हैवी वेट होता है जो आसानी से फ्लोट करने में मदद करता है। और वैसे इसका नॉर्मल कभी का डेंसिटी ये वाटर की डेंसिटी के बराबर ही होता है। तो जब ये किसी ऐसी चीज में डाला जाएगा जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी,
तो ये उसको ज्यादा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर की जो डेंसिटी कंपेयर कंपेयर की जाती है स्टैंडर्ड, वो वाटर से कंपेयर किया जाता है। तो आपको सीधा पेपर में पूछा जा सकता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसमें हाइड्रोमीटर ये डेंसिटी मेजरमेंट के लिए काम आता है। एक इसी से मिलता जुलता नाम है हाईग्रोमीटर। ध्यान रखना है, हाइड्रोमीटर इज फॉर डेंसिटी। डेंसिटी यू नो ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अच्छा, आप बता सकते हैं कि बर्फ का डेंसिटी पानी से कम होता है या ज्यादा होता है? आइस का डेंसिटी वाटर से कम है या ज्यादा है? हाँ रवि, आइस का डेंसिटी वाटर से इक्वल? नहीं, मतलब इस पे भी हमें थोड़ा सा चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये वाली बात भी, हालांकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मैं और बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, आप सोच लीजिए। आपने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, टाइटैनिक की कहानी आपने पढ़ी होगी। टाइटैनिक दुर्घटना का बड़ा कारण ये था कि जो आइस का, गुड, बहुत बढ़िया, आइस का डेंसिटी कम होता है। ये आइसबर्ग है, इसका कितना परसेंट हमें विजिबल होता है पानी के ऊपर? इसका 1/10, यानी 10% विजिबल होता है। और 90%, हाँ गुड, 1/10। तो अगर कोई टाइटेनिक का जहाज ये ओशन से जा रहा है, कौन सा ओशन था? अटलांटिक ओशन। तो उनको लगा सिर्फ ये इतना बड़ा आइसबर्ग है, ज्यादा बड़ा आइसबर्ग नहीं है, जबकि वो तो काफी बड़ा टुकड़ा था। तो इसका बड़ा कारण क्या था? डेंसिटी के बारे में सही सही अंदाजा नहीं था। बट आज हम ये सब बातें जानते हैं कि पानी जो है, ध्यान देना, पानी उल्टा बर्ताव करता है। कोई अगर हमारे पास वैक्स होता, मोम होता, तो ऐसा नहीं होता। मोम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में जब रहेगा तो वो डूब जाएगा, पिघले मोम में। लेकिन अगर हम पानी की बात करेंगे, पानी जो होगा वो सॉलिड स्टेट में ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। तो ध्यान रखना है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए उसका, अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसके क्रिस्टल के बीच में गैप ज्यादा होता है। तो आप फिर ये भी बता सकते हैं रवि, कि अगर ये कोई कंटेनर है, वाटर कंटेनर, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और हमने इसमें टुकड़ा डालने के बाद इसका लेवल मापा, 10 सेंटीमीटर था। जब ये सारी की सारी बर्फ, आइस मेल्ट हो जाएगी, तो क्या ये लेवल 10 सेंटीमीटर से बढ़ेगा, क्या घटेगा, या सेम रहेगा? अगर किसी वाटर कंटेनर में हमने आइस डाला, आइस डालने के बाद रिमेन सेम, गुड, बहुत बढ़िया। कारण ये था कि जो इंक्रीमेंट हुआ था, वो इंक्रीमेंट जैसे ही वापस से वाटर में कन्वर्ट होगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा, और वो इतने इतने में समा जाएगा जो पानी के अंदर है। तो ध्यान रखना है, जो उसका लेवल है वो चेंज नहीं होगा। पानी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट है, आपने थर्मोडायनिक्स में स्टडी किया होगा। अच्छा, ये लेटेंट हीट के बारे में अगर आपको पूछे, 100 डिग्री गरम गरम भाप और 100 डिग्री गरम गरम पानी, सेम ले ले हम क्वांटिटी, कौन ज्यादा जलाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस पर हॉट वाटर, किसकी जलाने की ताकत ज्यादा होगी और क्यों? बता सकते हैं? यहाँ क्या कंसेप्ट लग रहा है? यहाँ स्टीम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कंसेप्ट लगा है लेटेंट हीट। वो अगर आपको ध्यान होगा, हाँ यस, हम कुछ ऐसे ग्राफ बनाया करते थे, ऐसे ऐसे। तो जो ये वाली, ये वाला बीच में, ग्राफ के बीच में ये आता था सेक्शन, ये हमें कहता था कि जो उसका कहते हैं टेम्परेचर सेम है, सॉरी, टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर सेम है और यहाँ पर हीट है, फिर भी हीट ज्यादा है। किस केस में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहते हैं गैस के केस में, क्योंकि पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, तो वो लेटेंट हीट ज्यादा पोजेस करेगा। लिक्विड उसके बाद
और सॉलिड सबसे कम, यानी किसी भी तरह हम किसी चीज को सेम टेम्परेचर पर मैनेज कर ले, सॉलिड लिक्विड गैस, तो आपको सिंपल लिखना है गैस में सबसे ज्यादा लेटेंट हीट है, लिक्विड में उसके बाद, और सॉलिड में सबसे कम। तो इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकते होंगे कि जब कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस आइस डाला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस आइस डाला जाता है, तो क्या होता है? वो नहीं पिघलता, पिघलता है, क्या होता है? मतलब पिघलना चाहिए, नहीं पिघलना चाहिए? अगर पानी का तापमान भी 0 डिग्री है और बर्फ का तापमान भी 0 डिग्री है, तो ये बर्फ पिघलेगी या नहीं पिघलेगी? मेल्ट होगी या नहीं होगी? नहीं पिघलेगी। रवि, अ, अभी देखो, अब मैंने बताया था आपको सॉलिड की पास सेम टेम्परेचर पर भी हीट किससे कम है? लिक्विड से। भाई लेटेंट हीट तो है अभी, भाई 0 डिग्री पर हमने दोनों को मैनेज कर लिया, तो लिक्विड के पास 0 डिग्री होने के बाद भी हीट ज्यादा है, इस कारण से आइस धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी, कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह की कोई बात पूछेगा, ये अगेन लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट ही लगाना है इसमें। और मतलब वाटर के ऊपर हजारों क्वेश्चन, हजारों, तो इन बिटवीन ही हम रवि इनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए कोई, मतलब कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं हिडन क्वेश्चंस, इनके लिए कोई एक अलग से क्लास तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, इन बिटवीन ही जब याद आता है दिमाग में, तो वो उस चीज को ग्रैब करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी जरूरत भी है, कि ये जो छोटी छोटी बातें मैंने पहले ही बताया आपको, छोटी छोटी बातें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट, गैस मैक्सिमम मिनिमम, यस गुड, बहुत बढ़िया रवि। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर क्या मापता है? ह्यूमिडिटी मेजरमेंट। इसमें अगर कभी भी कोई इस तरह की बात करें, ये क्या करता है? इसके पास थर्मोमीटर होते हैं और वेट एंड ड्राई थर्मोमीटर होता है, इसमें सिलिका जेल लगा होता है जो वेट थर्मामीटर होता है, और वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस कारण से उसके टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी होती है, कम होता है टेम्परेचर, ड्राई वाले का थोड़ा ज़्यादा होता है, और इन दोनों के टेम्परेचर के चेंजेस पे हम हाइग्रोमीटर के बारे में बता सकते हैं कि कितना ह्यूमिडिटी है। तो सिलिका जेल ब्रेथर एक प्रकार का मॉइस्चर एब्जॉर्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने शायद ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा, जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं, कूलिंग ट्यूब को दोनों साइड से क्लोज करने के लिए हम सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। या आजकल कोई मेडिसिन हैं, कपड़े वगैरह हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे क्रिस्टल रखे होते हैं पैक्ड, वो सिलिका जेल है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हाइग्रोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर इज फॉर, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, लेकिन वो किस लिए काम आता है? वो मिल्क हाइड्रोमीटर कहा जा सकता है। वो दूध, ये लैक्टो से कई क्वेश्चन बनते हैं रवि, इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि कभी आपको क्वेश्चन आ जाए, दूध के अंदर कौन सा एसिड है? यस, प्योरिटी के लिए दूध के अंदर कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोमीटर से लैक्टिक एसिड बनता है, कह सकते हैं हम, मतलब नाम याद रखने के लिए। और दूध के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होगा, तो वो कर्ड में बदल जाएगा, यानी मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया, इसी से नाम बनता है उसका भी, लैक्टो बैसिलस। और कुछ आपको एथलीट वाला कुछ याद आ रहा है रवि? कुछ एथलीट के केस में कौन सा एसिड बनता है वो, जो आपको थकावट का एहसास करता है? कई लोग जैसे जिम वगैरह जाते हैं, जिम में हैवी एक्सरसाइज मारने के बाद अगले दिन हमें काफी परेशानी होती है अगर, गुड, बहुत बढ़िया, यानी इनकम्प्लीट कंबशन जब कभी भी होगा, बॉडी अगर इनकम्प्लीट कंबशन करेगी, तो बॉडी का जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा और बॉडी पेन होगी। तो ध्यान रखना है, जो आजकल का सिस्टम चल रहा है ये जिम वाला, इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, या कहीं काफी कमियां हैं। हम अखाड़े में जाएं तो ठीक है, अखाड़ा यानी वेंटिलेशन होना, खुला होना चाहिए। आजकल क्या होता है, क्लोज जिम होता है, एयर कंडीशन तो लग जाता है, बट एयर कंडीशन ऑक्सीजन प्योरीफाई नहीं करता, ये बात हमें ध्यान रखनी है, जिससे हमें बॉडी में आगे चलकर काफी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और ये कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में बॉडी में बार बार जमा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एक प्रकार की फेवर करने के लिए होता है, बॉडी को पता लग जाता है कि अब हम और ज्यादा अनवांटेड प्रैक्टिस ना करें,
फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज एक इंस्ट्रूमेंट होता है एनेमोमीटर, यानी हम इन वर्ड्स को जितना ज्यादा ओपन करने का प्रयास करेंगे, मैं जितना ज्यादा ओपन कर सकता हूँ उतना मैं कर पाऊंगा आपके लिए। एनेमोमीटर ये क्या किस लिए काम आता है? स्पीड ऑफ एयर मापने के काम आता है, और रोटेशंस पर मिनट, आपको पता है आरपीएम मीट इसके अंदर लगा होता है, एक आरपीएम काउंटर, और आपको पता है रोटेशंस पर मिनट के लिए एक माइक्रोवेव बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है ये, और ये इसको माप लेता है कि 1 मिनट में कितनी बार चक्कर लगा रहा है। वो हवा के चलने पर घूमता है, और वो घूमने के बाद उसको लाइक टैकोमीटर, जैसे आपने सुना मोटर का स्पीड मापने के लिए जो होता है, हमने माइक्रोवेव में ऑप्टिक्स में डिस्कस भी किया था ये। तो एनोमीटर क्या मापता है? स्पीड ऑफ एयर विद द हेल्प ऑफ आरपीएम काउंटर या माइक्रोवेव। हाँ मतलब डायरेक्शन नहीं, स्पीड ऑफ एयर। डायरेक्शन तो हमें वैसे ही पता लग जाता है, वो आपने देखा होगा एरो होता है, वो एरो उसमें लगता है तो उस डायरेक्शन में हो जाता है। मेनली ये स्पीड ऑफ एयर के लिए काम आता है कि कितनी तेजी से हवाएं चल रही हैं। जैसे हवाएं अगर तेज चलेंगी तो उसको तेज घुमाएंगे, आपने कभी देखा होगा शायद बसेस वगैरह के ऊपर इस तरह की कोई घूमने वाली चीजें लगती हैं, हालांकि वो दिखावटी चीजें हैं, सब पे आरपीएम काउंटर नहीं लगा होता, बट किसी किसी में नीचे जहां भी एनोमोमीटर है वहां आरपीएम काउंटर लगा होता है। तो तेज हवा चलेगी उसको तेज घुमाएगी, और जितना तेज घूमेगा वो आरपीएम उसको काउंट कर लेगा डायरेक्शन के लिए। तो वो आपने देखा है एक एरो लगा होता है मूवी। अच्छा अच्छा, हाँ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, आपने वो उसका भी इस्तेमाल साइंस में किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पेरिस्कोप। नो, पेरिस्कोप इज व्हाट? पेरिस्कोप हम लुक आउट ऑफ सबमरीन्स। सबमरीन्स आप समझते ही हैं, पनडुब्बियां। पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, पेरिस्कोप। तो ये मैंने इस तरह का एक डायग्राम के थ्रू बनाने का भी प्रयास किया है। अगर ये पानी के नीचे एक सबमरीन है और ये वाटर लेवल है, तो ये एक ट्यूब है, ये सामने से एक मिरर लगा है, इस मिरर में सामने का नजर आ रहा है, और उसके बाद ये इसको इस वाले मिरर पे दिखा रहा है। तो कोई अगर इसके अंदर है तो बड़ी आसानी से वो इन दो मिरर की मदद से बाहर वाले किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो ये पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप सबमरीन्स के अंदर होता है, विजिबिलिटी के काम आता है। एक होता है फैदोमीटर। फैदोमीटर किस काम आता है? फैदोमीटर होता है डेप्थ ऑफ सी और ओशियन। हमें अगर समुद्र की, महासागरों की, नदी की गहराई मापनी हो, हाँ गुड, तो वो काम आता है। ये साउंड रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी या के सोनार पर काम करता है। सोनार आपने सुना होगा, फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एसओ से इकट्ठा बनेगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। कभी भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि कोई समुद्र के नीचे कोई चीज डूब गई है, उसका पता लगाना है, यस गुड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पानी में कोई चीज डूब गई है उसका पता लगाने के लिए भी हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। फैदोमीटर मतलब साउंड नीचे टकराएगा, उसके बाद टकरा कर वापस आएगा, तो साउंड की स्पीड हम जानते हैं करीब करीब 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो उस हिसाब से हम माप लेते हैं कि उसने कितना टाइम लिया है। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप, जिसको हम डॉक्टर का आला भी कह देते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ साउंड एम्पलीफायर। एक प्रकार का साउंड एम्पलीफायर होता है जो मेडिकल हियरिंग के काम आता है। हम वो सुनकर, डॉक्टर सुनकर ये अंदाजा लगा लेता है कि कितना कफ हो गया है, उसको कितनी दिक्कत है, हार्ट में कोई लब डब का साउंड आ रहा है, उसको साउंड के लिए ट्रेन किया जाता है। तो स्टेटोस्कोप में हम साउंड सुनकर अंदाजा लगा लेते हैं कि उसको, पेशेंट को क्या परेशानी है, इज बेस्ड ऑन साउंड रिफ्लेक्शन टेक्निक। और कुछ स्पेशल टाइप का साउंड होता है जैसे लब डब और टर्बुलेंस साउंड, जैसे आपने कभी देखा हो, सुना हो, जब कभी ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो पट्टे को और टाइट किया जाता है, और टाइट किया जाता है, और वो स्टेथोस्कोप से देखता है कि टर्बुलेंस साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको और टाइट करता है। तो ये ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन जब हम लगाते हैं तभी भी ये काम आता है। हालांकि बीपी मेजरिंग मशीन अलग होती है, उसका नाम होता है स्पिग्नोमीटर या स्पिग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, उसके अंदर मरकरी भरा होता है, एंड उसमें हेल्प करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट इज गीगर काउंटर। गीगर काउंटर किस काम आता है? हार्ट, हाँ हार्ट साउंड भी सुनाई देता है। गीगर काउंटर
किस काम आता है? गीगर काउंटर इज रेडिएक्टिव पावर मेजरिंग डिवाइस। जब कभी भी हमें आसपास हमारे रेडिएक्टिविटी कम है या ज्यादा है, इसका अंदाजा लगाना है, तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं? गीगर काउंटर। आपने ये पढ़ा होगा, रेडिक्टिव पार्टिकल या रेडिक्टिव रेज होते हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। मैंने इसमें थोड़ा सा एक मतलब आइडिया सा लिया है, क्योंकि वो रेडिक्टिविटी में जब आएगा तब हम बताएंगे। तो गीगर काउंटर आजकल वैसे लोग घरों में भी रखने लगे हैं, क्योंकि कई जगह कई अजीबोगरीब बीमारियां, मोबाइल टावर्स बहुत हैं अगर किसी एरिया में, और हमें लग रहा है कि हमारे घर में कुछ स्किन डिजीज या स्किन कैंसर वाले केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट से मापना चाहिए कि वो कितना बैक्यूरल रीडिंग दे रहा है। तो गीगर काउंटर वो नॉर्मल जो इसका ऐसा यूनिट है वो किस में मापा जाता है? बैक्यूरल में मापा जाता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे। हाँ, या गुड, बहुत बढ़िया रवि। अच्छी बात है कि आप, हालांकि मैं पर्सनली तो मूवीज के ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, बट फिर भी आपने उस चीज का इस्तेमाल अगर पॉजिटिव साइड किया है तो बहुत बढ़िया है। और आपने हर चीज को, जैसे आपने बताया परमाणु या रोबोट में, जो भी आपने आसपास इसका अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है, आपको ये चीजें आगे जरूर फायदा दिलाएंगी, ऐसी हम आपको विश देते हैं। अच्छा, ये हेनरी बेक्यूरेल के बारे में हमने, अच्छा ये बताओ रवि, हेनरी बेक्यूरेल एंड मैडम क्यूरी, हेनरी बेक्यूरेल एंड मैडम क्यूरी, रेडिएक्टिविटी की डिस्कवरी हेनरी बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी? बिकॉज सम टाइम बुक्स में लिखा होता है हेनरी बेक्यूरेल और सम टाइम मैडम क्यूरी, क्योंकि अब हम सीडीएस की क्लास ले रहे हैं। मैंने एसएससी में जब क्लास ली, मैंने कभी भी इसको डिटेल में या डिफरेंशिएट करने का कोई कोशिश नहीं किया। वहां तो बस रटा रटा है, जवाब दो, जवाब देते हैं बस, बैक्यूरल आगे हम नहीं पढ़ते मैडम क्यूरी क्या था। बट यहाँ पर हमें मैडम क्यूरी भी उसके जस्ट बाद यूपीएससी की बुक में वो नाम दिया जाता है, और दोनों में फर्क है, दोनों ने सेम काम नहीं किया था। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, है आपको आइडिया? एनी आइडिया? मैडम क्यूरी, क्यूरी फैमिली, नोबेल फैमिली, कुछ ऐसा सुना है आपने? हाँ, तो हाँ मतलब रेडिएक्टिविटी जो डिस्कवरी है वो किसके नाम पर है? हेनरी बेक्यूरेल। बट द वर्ड रेडिएक्टिव वाज गिवन बाय मैडम क्यूरी। फर्क समझ रहे हैं आप? जैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय ई रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बता दिया था कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, बट द प्रोटॉन नेम वाज गिवन बाय गोल्डस्टीन। तो ऐसे ही बैक्यूरेल को ये पता लग गया था कि रेडिएक्टिविटी होती है। हाँ, यस, हाँ गुड। तो ऐसे ही बैक्यूरेल को भी पता लग गया था रेडिएक्टिविटी होती है, लेकिन जो ये शब्द रेडिएक्टिव है, ये उसको कोई नाम नहीं सूझ रहा था बैक्यूरेल को। तो द नेम रेडिएक्टिव वाज गिवन बाय मैडम क्यूरी। तो ध्यान रखना है, ये जो आयनाइजेशन है, यहाँ मैंने लिखा है कि मापता कैसे है गाइगर काउंटर। इसमें ना एक ट्यूब होता है, हमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं चाहिए हमें। इसमें ये ट्यूब होता है, इसमें कैथोड एनोड होता है, और इसमें गैस भरी होती है, नॉर्मली इनर्ट गैस ही होती है। और इस इनर्ट गैस को, जैसे हीलियम गैस भरी है, कोई आयनाइज नहीं कर सकता सिवाय अल्फा बीटा गामा के अलावा। तो अगर ये कनेक्टेड है ऑलरेडी बैटरी से, तो पता है ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर इसमें अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बनेंगे, तो जो इसका डिफ्लेक्शन है या इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, आयनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी है, वो बढ़ेगा, और उसी से ही हमारा जो निडल है वो रीडिंग शो करेगा। तो ध्यान रखना है, वैसे नॉर्मल ये कंडक्ट नहीं करता है, बट जैसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल आते हैं, इसको कंडक्शन मिल जाता है और वो डिफ्लेक्ट करने लग जाता है। तो गीगर काउंटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो कभी आपको कहेगा गीगर काउंटर क्या मापने के काम आता है, ये रिडक्टिविटी मापने के काम आता है। और अल्फा बीटा गामा में से किसका एनर्जी सबसे ज्यादा है? अल्फा बीटा गामा में से गामा का एनर्जी सबसे ज्यादा है, बीटा का इसके बाद है, और सबसे कम एनर्जी अल्फा पार्टिकल का। यस, और आपको पता है गामा हमें कैंसर करता भी है,
और अगर कैंसर हो जाए तो कीमोथेरेपी में कैंसर से बचाता भी है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हाँ, अगर हमें किसी को कीमोथेरेपी देना है तो हम कीमोथेरेपी में गामा रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं और उन सेल्स को जो कैंसर सेल्स हैं हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद गामा पार्टिकल्स। और इन सब से बचने के लिए हम प्राय लेड कोटिंग का इस्तेमाल भी करते हैं। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल या रेडिएक्टिविटी कम कर देता है लेड कोटिंग। और इसमें एक बात और समझने वाली कि लास्ट फाइनल स्टेज ऑफ एनी रेडिएक्टिव सब्सटेंस इज लेड। सीसा भी कह देते हैं जिसको, पीबी जिसका सिंबल है। तो कहीं जैसे आजकल ये बात चल रही है ना कि हमारे घरों में प्लास्टिक पेंट बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो उस प्लास्टिक पेंट में क्या होता है, लेड होता है। और ये ना सिर्फ रेडिएक्टिव रेस को रोकता है, ये हमारे सिग्नल ट्रांसमिशन को भी रोकता है। और ये हमारे माइंड के लिए भी काफी खतरनाक है लेड। तो ये कई जगह इसके यस यस, पोल्यूशन में भी आपने जरूर पढ़ा होगा लेड के बारे में। पीछे अभी नेस्ले का जो मैगी था पीबी, नेस्ले मैगी पर बैन किया गया था क्योंकि लेड जो है वो एक अच्छा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो अगर मैगी में डलता है तो वो उसको ना चिपकने नहीं देता, अलग अलग कर देता है। लेकिन ये एक थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस करेगा तो फिर मैगी ठीक है टेस्टी तो हो सकती है, लेकिन वो बुद्धि खराब कर देगी। इस कारण से नेस्ले मैगी पर बैन कर दिया गया था। तो पेट्रोल में ये लेड ऑक्साइड थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है ताकि इंजन की जो आवाज है, इंजन की आवाज कम हो सके। और इंजन की आवाज कम तो हो जाती है, लेकिन जब ये बर्न होकर गैस हम इनहेल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे माइंड के लिए, माइंड पर बुरा असर डालता है। तो ध्यान रखना, लास्ट स्टेज ऑफ एनी रेडिएक्टिव सब्सटेंस इज पीबी, लेड। तो नेक्स्ट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। इसमें हम दो अलग अलग फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव पीस है, एक आई पीस है। आई पीस का अगर देख रहे हैं तो इसका फोकल लेंथ कम होता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। जैसे वो इन्फिनिटी से आ रहा है अगर लाइट, तो हम इसको यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो ये फोकस पर इमेज बना देता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आई पीस के फोकस पे इसको रखते हैं तो हमें वो एक्स्ट्रा लार्ज इमेज बनाकर देता है। तो ध्यान रखनी है, ये टेलीस्कोप बहुत दूर की चीजों को देखने के काम आता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। वैसे गैलीलियो का नाम आपने इनर्शिया के लिए भी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का नाम भी आता है, गैलीलियो का नाम भी आता है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। रडार, रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है जो एटीसी से कांटेक्ट में रहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। उसमें जो कम्युनिकेशन मीडियम है पायलट के पास, वो क्या है, रडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अलग अलग प्रकार के रडार होते हैं, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। बाकी कई चीजें हम बीच बीच में साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी जब बात चल रही थी अ, इसमें हाइड्रोलिक्स में, तो उसमें आगे थोड़ा बढ़े तो बर्नौलिस थ्योरम, क्लियर। तो पास्कल्स लॉ भी हमने करा। रडार, एक्चुअली रडार में क्या होता है, रडार अगर वर्किंग की बात करें तो अगर हम रडार कई टाइप के होते हैं। एमटीआई रडार है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रडार है, एक होता है मूविंग टारगेट इंडिकेशन। जैसे अगर कोई रेडियो वेव, यानी आप लाइट की तरह मान लें इसका, और सामने कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई एयरक्राफ्ट मान लें आप, तो ये इसको टकरा कर वापस आता है। जब टकरा कर ये वापस आता है तो हमें, ये आपको पता है ये स्पीड ऑफ जो लाइट है वो उसका वैल्यू फिक्स है। तो जब ये हमारे नजदीक आता है, जब नजदीक आएगा और पुराने वाली रीडिंग देखेंगे और नए वाली रीडिंग देखेंगे, दोनों में फर्क आएगा, तो पता लग जाएगा कि ये मूविंग टारगेट ही है। क्योंकि पहले वाली जो हमने देखी थी, इट इज यानी सिंपल है, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, डिस्टेंस सी इंटू टी अपॉन में टू। सी इज स्पीड ऑफ लाइट
क्योंकि ये जो चल रहा है रेडियो वेव को हम लाइट सिग्नल ही मान रहे हैं, टी इज टाइम टेकन अपॉन में 2, क्योंकि ये आना जाना करता है। लेकिन कहते हैं इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर ये मिसाइल या ये एयरक्राफ्ट इसके ऊपर मेटेलिक सरफेस है तो उसको इंडिकेट करना बहुत आसान है, तभी वो टकरा कर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को या साउंड को। अगर इसमें ऐसा नहीं है तो ये डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। जैसे आपने ब्रह्मोस के बारे में पढ़ा होगा, आज जो मैंने स्पेशल क्लास लिया था उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया था, क्योंकि आज मैंने डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बताया था। ब्रह्मोस एंड अग्नि 5 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो उसमें यही बात चल रही थी कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको रडार के लिए डिटेक्ट कर पाना भी काफी मुश्किल काम है, क्योंकि जब वो ये मेटालिक बॉडी को टच करता है तो आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन किसी फाइबर बॉडी को टच करने के बाद उस पर कोई कोटिंग हो रखी है इस तरह की, वो जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता। यानी अगर कोई ब्रह्मोस मिसाइल हमें टारगेट करने के लिए हमारे पास आ रहा है तो आप यकीन करें सिर्फ 25 से 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम मिलेगा हमें संभलने के लिए, और 25 सेकंड में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो इसमें आई थिंक आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि हमने अभी एक ओवरव्यू लेने का काम किया था कि भाई इनका फुल फॉर्म क्या क्या है, तो आइडिया आपको हो गया होगा। नाउ इसमें अब आती है बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली ने हमें क्या थ्योरम दिए, क्या सिद्धांत दिया जिस पर आज बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट भी रनवे पर दौड़ रहे हैं। तो हमें ये बात अब समझनी है। इसमें मैंने ये फर्स्ट लाइन लिखी है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही है। माने एक एनर्जी घटी है तो दूसरी एनर्जी बढ़ गई है। इसमें आगे बढ़े तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of the liquid remains constant at every cross section। मतलब अगर हम P1, PE1 एंड KE1 को एक पर्टिकुलर केस में इन तीनों का एडिशन ले लें पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरे केस में भी P2, PE2 और KE2 ले लें, तो तीनों का एडिशन बराबर होगा। यानी अगर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है तो हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी घटाई हो। क्लियर? जैसे डैम है, डैम में हमने पानी को डैम गेट से गिराना शुरू किया, तो जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, क्लियर, यहां पर भी हमने बर्नौली किस तरह से लगाई है, एरिया कम, लॉ ऑफ नहीं नहीं ये रवि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एरोप्लेन वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में रॉकेट हमारे या सैटेलाइट हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इसको आप जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे या लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब और डिटेल समझ में आएगा, लेकिन आपने पूछा है तो बता रहा हूं आपको कि कभी भी आपको एग्जाम में कहेगा एरोप्लेन जब कभी रनवे पर भागता है तो ये उठता है। क्लियर? आपको ये डिफरेंस जानना है, क्योंकि हम ये छोटी छोटी कमियां ही दूर करने आए हैं रवि। आपको सब आता है, मैं जानता हूं आपको, आप अप टू द मार्क हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कमियां बस वो दूर करनी है। रॉकेट जब वैसे उड़ रहा है, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। ये कौन सा रॉकेट है? दिवाली पे एक साधारण बारूद का खिलौना भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम कर रहा है, एक्शन माइनस रिएक्शन, ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हमें अपने एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकलना है तब हमें लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1v1 बराबर m2v2। बट यहां पर बात हो रही है एयरक्राफ्ट को अपलिफ्ट करने की। अपलिफ्ट होगा और जैसे ही वो स्टेथोस्फीयर में चला जाएगा फिर उसको लगाना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले हम डेफिनेशन को यहाँ देखें तो क्या था इसमें, व्हेन द एरिया ऑफ फ्लूइड, अब एकदम इजी कर रहे हैं इसको, क्योंकि देखो हम ज्यादातर, मैंने गौर किया है रवि, हम मैंने भी काफी क्लासेस मैं लेता रहा हूँ, साथ साथ कई टीचर्स हैं मेरे साथ में। कई बार क्या होता है, हम या कई टीचर्स चीजों को टिपिकल बनाने का प्रयास करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे, कई चीजों को टिपिकल बनाया जाता है जबकि है वो बहुत इजी। लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने लिखी है, ये वाली लाइन, इस पर अगर आप जोर दें, ये बर्नौली थ्योरम को बहुत ही
इस तरह समझा देगा आपको, बहुत ही इजी वे में समझाएगा आपको। व्हेन द एरिया ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस, इट्स प्रेशर, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप यकीन करें आपको बर्नौलीज थ्योरम समझ में आ गया। ऊपर इतना चल रहा था अलग अलग, है ये वही, लेकिन ये बहुत ही सिंपल लाइन में समझ में आ गया। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी साइंस के टिपिकल कंसेप्ट नहीं पढ़े, उसने किया क्या, वो गार्डन में ना वो बगीचे में पानी दे रहा है। अब पानी देते देते पाइप छोटा हो जाता है, तो करता क्या है, पानी थोड़ा दूर देना है उसको, जैसे 10 मीटर दूर और डालना है, 5 मीटर और दूर डालना है, तो क्या करता है, पाइप को दबा देता है। पाइप दबाएगा मतलब एरिया कम, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो आपने कहीं बढ़ाया है लेकिन कुछ घटाया भी है। इट इज बर्नौलिस थ्योरम। यानी हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि इतने हमने ये जब कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पाते, कहाँ पोटेंशियल कहाँ काइनेटिक, तो हम इसको समझते हैं कि शायद ये किताबों में ही है, सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं। ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में है, किताबों में बाद में पहुंचा। इनफैक्ट किताबें छपना तो इंडिया में 19 सेंचुरी में शुरू हुआ, पहले तो हमारी लाइफ में ही था। तो आपको इसी तरह से समझना है रवि, कि आप इसका फायदा एसएसबी में भी ले सकें। ध्यान रखना, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए अगर कहा जाए, या अगर आपको बोलना हो, बिना डेप्थ के नहीं बोल सकते। और रवि कुछ ही दिनों में ना, आपको मैं यकीन दिला रहा हूं, ये इतना इजी लगेगा कि आपको बर्नौलिस थ्योरम, पास्कल्स लॉ में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपको कहेंगे कि अब इनको डिटेल में समझाने, किसी और को समझाना है, या इन पर बातचीत करनी है, इस पे ग्रुप डिस्कशन करना है, तो हमें उस लेवल का प्रिपरेशन करना है। यानी रिटन टेस्ट आपको सीडीएस में परेशान नहीं करने वाला रवि, हमें एसएसबी की तैयारी भी साथ साथ ही करनी है। और एसएसबी कोई एक दिन में तैयार नहीं होगा। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपके सामने जो क्वेश्चंस रखेगा, वो क्वेश्चंस का प्रिपरेशन हम साथ साथ ही कर रहे हैं। कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट किस जगह है, रॉकेट अपलिफ्ट कर रहा है, उसमें ये वाला थ्योरम लगा था, नहीं लगा था। यानी हम उस पर डिस्कशन भी करना चाहें, बड़े अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये यूपीएससी सीडीएस का क्लास है, तो हमें उस लेवल पर ये प्रिपरेशन करनी होगी कि हम इस पे मतलब डिबेट तो नहीं, डिस्कशन के लायक बन जाए। When the area of fluid decreases, its pressure, velocity and kinetic energy increases। तो आपने पाइप को कम करके जो प्रेशर बढ़ाया है, वो किया क्या है, आपने बर्नौलिस थ्योरम लगाया है। ये देखिए, मैंने एक हमारे घर में प्लम्बर आया, वो प्लम्बर पानी को ऊपर चढ़ाने का प्रयास करता है 3rd फ्लोर पे। तो जो ग्राउंड फ्लोर पर उसने पाइप दिया था, वो मोटे मोटे पाइप लगाए थे, और समरसेबल मोटर तो वही नीचे लगा हुआ था। अब वो हम चाहते हैं कि वो उसको 3rd फ्लोर कर लेकर जाए। हालांकि उस प्लम्बर को बर्नौलिस थ्योरम के बारे में नहीं पता है, बट वो बर्नौलिस थ्योरम लगा देता है। वो करता क्या है, वो पाइप का जो मोटाई है, 2nd फ्लोर पे थोड़ा कम कर देता है। जैसे पहले 3 का पाइप था ग्राउंड फ्लोर पर, फिर 2nd फ्लोर पर उसने उसको 2 का कर दिया। 1st फ्लोर पर, सॉरी, 2nd फ्लोर पर आएगा, वो उसको 1 का कर देगा। 3rd फ्लोर पर पानी को प्रेशर बढ़ाने के लिए वो आधा का कर देगा। ये भी बर्नौलिस थ्योरम है। नीचे वाला मोटर का हॉर्स पावर हमने नहीं बदला, लेकिन हमने पानी को 3rd फ्लोर पर चढ़ा दिया। तो दिखने में कमाल हो गया, लेकिन कमाल नहीं हुआ है, हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज भी किया है। तो ये जो पाइप का डिजाइन मैंने आपको ये दिख रहा है, कि ये पाइप पानी को ऊपर लेकर जा रहा है, तो यहाँ क्या एरिया ज्यादा है या एरिया कम है, बट नेट फोर्स दोनों जगह इक्वल है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर 100 आता, माने अगर हम ये मान लेते हैं प्रेशर यहाँ कम है, तो मान लेते हैं प्रेशर 5 है, एरिया कितना है 20, तो यहां भी मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही आना चाहिए। तो अगर प्रेशर यहां पर 20 है, तो एरिया कितना होगा 5। क्लियर? तो ध्यान रखना है, ये ही बर्नौलिस थ्योरम है। और इसमें कुछ और इफेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, तो जैसे ये एरोप्लेन,
अब इस चीज को अच्छे से समझना है कि अपलिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। अच्छा, एरोप्लेन का डिजाइन ये ऐसा है, मतलब ये जो मैंने जो ब्लू मार्क किया है। रवि, आप एक बात बताएं कि एरोप्लेन को, जैसे मुझे ना, मान लो मेरे वास्तु एक्सपर्ट ने कहा कि मुझे रेक्टेंगुलर सूट करेगा, तो मैंने, मान लीजिए मैं गलती से किंगफिशर कंपनी का मालिक बन जाऊं। मैंने किंगफिशर क्यों कहा, आपको समझ में आ गया होगा। वो अभी बीच में उसका, पता है, विजय माल्या जी चले गए थे, उसकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। तो ये एयरक्राफ्ट को अगर मैं परचेज कर लूं, और किंगफिशर कंपनी को, और मैं उस कंपनी के सारे प्लेन के डिजाइन ऐसे कर दूं, रेक्टेंगुलर, ये जब रनवे पर भागेगा तो क्या अपलिफ्ट कर पाएगा? क्या ये ऊपर उठ पाएगा? ये कभी भी नहीं उठ पाएगा। ध्यान रखना है, ये कभी नहीं उठ सकता। ये उठ सकता है। अब यहाँ कहाँ बर्नौलिस थ्योरम लग रही है? तो ध्यान से देखने पर ये पता लगता है कि जब हवाएं, यस, जब हवाएं इसको काट के यहां से निकलती हैं, क्लियर, एरिया ज्यादा है, जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है, वो हवाएं जो ज्यादा बड़े एरिया से कम एरिया की तरफ जा रही हैं, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। यानी इस एरिया में जहां एरिया कम है वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर ज्यादा होने से ये, आपको पता है, रबिंग से घर्षण पैदा होगा, और घर्षण से हवाएं हल्की होकर ऊपर जाएंगी, तो ठंडी हवा इसको पुश करेगी, और पुश करेगी तो ये ऊपर उठ जाएगा। समझ में आया? चेंज इन एयर प्रेशर, बर्नौलिस थ्योरम लग गया। क्लियर? तो जो इसका डिजाइन हमने रेगुलर नहीं किया, इसी कारण से चेंज इन एयर प्रेशर हुआ और ये अपलिफ्ट हो गया। कमाल है ना? मतलब कि, मतलब सिर्फ इतने छोटे से चेंज पे, जो हमें छोटा दिख रहा है चेंज, इसने इसको ऊपर उठा दिया। तो अब जब भी ये रनवे पर भागेगा, ये ऊपर उठ जाएगा, और ऐसे करते 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 काफी ऊपर निकल जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर आपको पता है, एक बार वो स्ट्रेटोस्फीयर पहुंच जाए, आपको पता है वहां पर वायुमंडलीय हवाएं, एयर परेशान नहीं करता। फिर उसके बाद तो सारा खेल क्या है? जेट इंजन, हवा फेंकेगा, यानी एक्शन माइनस रिएक्शन। तो ये बात याद रखनी है रवि, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन वर्क्स ऑन बर्नौलिस थ्योरम एज वेल एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोनों चाहिए, नहीं तो ये नहीं उड़ सकता। रॉकेट उड़ेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर किसी सैटेलाइट को हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर जाना है, तो फिर क्या लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मैं आपको लॉज ऑफ मोशन में या ये कहीं मैकेनिक्स में समझा दूंगा, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पाइप को पतला करने पर पानी का ऊपर चढ़ना, वाटर राइज अप बाय डिक्रीज इन एरिया, एंड ऑल स्प्रे मशीन्स, एटोमाइजर्स, यानी पिचकारी, जो होली में खेलने वाली पिचकारी है, पानी को कितना दूर फेंक देती है। तो उसमें रवि सारा खेल किसका है उस पिचकारी में? सारा खेल नोजल का है। यानी नोजल अगर आप तोड़ दो, क्या लगता है? नोजल टूट जाए, पिस्टन वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तो ये पिचकारी के पानी को दूर फेंक पाएगी? ये नहीं फेंक पाएगी। तो ध्यान रखना है, कोई भी एटोमाइजर है ना, स्प्रे करने वाली मशीन है, ध्यान रखना है, ये किसी के लिए भी, हम कोई भी डिओड्रेंट्स के लिए भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एटोमाइजर्स। तो ऑल स्प्रे मशीन्स, एटोमाइजर्स, पेस्टिसाइड स्प्रे मशीन्स, परफ्यूम, इसमें मैंने मेंशन किया है फॉग। क्लियर? तो आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में, आजकल क्या चल रहा है? आजकल फॉग चल रहा है। तो ये फॉग क्या चीज है? ये फॉग इज बेस्ड ऑन आल्सो बर्नौलिस थ्योरम। नोजल, कभी भी नोजल की बात करेगा, नोजल यानी एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बर्नौलिस थ्योरम। फायर ब्रिगेड के जितने भी नोजल हैं, फायर ब्रिगेड के अलग अलग काम है। ये ना सिर्फ आग बुझाने में मदद करता है, ये वाटर कैनन से कई जगह स्ट्राइक्स में भी काम आता है,
लोगों पर पानी की बौछार करने के काम आता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के नोजल होते हैं जो बर्नौली थ्योरम पर काम करते हैं। क्या कहा रवि? फायर ब्रिगेड का नोजल जो है वो बर्नौली थ्योरम पर काम करता है। एलपीजी का नोजल भी बर्नौली थ्योरम पर काम करता है। एलपीजी इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो बर्नर के नीचे स्प्रे करता है, एक पतला सा गैस का फ्लो बन जाता है जो बर्नर पर सीधा फ्लो होता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो बर्नर पर जलने लग जाता है। तो ध्यान देना, ये भी बर्नौली थ्योरम पर काम करता है। इंजेक्शन, यानी जो सिरिंज है, सिरिंज के आगे सिरिंज के आगे वाला जो पार्ट है, अगर एरिया कम नहीं होगा तो मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकता, वो भी बर्नौली थ्योरम पर काम करता है। डैम वाटर गेट, बांध की दीवारों पर जो छोटे छोटे गेट बनाए गए हैं, अप्रोप्रिएट साइज के होल बनाए गए हैं, ये भी क्या करते हैं, एरिया कम कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। देखो, अगर पानी को सीधा दीवार के ऊपर से गिराया जाएगा तो पानी का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो जो नीचे टरबाइन लगा है, आपको शायद पता होगा, भाखड़ा नंगल डैम या कोई भी डैम बिजली कैसे बनाता है। जैसे ये दो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में हमने दीवार बना ली, अगर पानी सीधा गिराएंगे, नीचे टरबाइन लगा है, टरबाइन घूमेगा, सीधा गिराएंगे तो क्या, हाँ, करंट प्रोड्यूस, तो क्या बिजली बन जाएगी? नहीं। तो हमें क्या बढ़ाना पड़ता है? रोटेशंस पर मिनट। तो यहाँ पर एक नोजल शेप या ये कहें एरिया कम किया जाता है। तो जो एरिया कम करके ये जो डैम वाटर होल है, डैम वाटर गेट दिए जाते हैं, ये प्रेशर बढ़ा देते हैं, और प्रेशर बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने पर पानी के पास काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब पानी के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो जो नीचे टरबाइन लगा है उसका आरपीएम बढ़ जाएगा, और आरपीएम बढ़ जाएगा तो अगर वो 1500 आरपीएम कर देगा, 1500 आरपीएम होने पर ही 22 केवी लाइन ऑन हो सकता है। तो ध्यान देना, 220 किलो वोल्ट को चालू करने के लिए इस डैम में लगे हुए टरबाइन को 1 मिनट में कितनी बार घूमना पड़ेगा? कम से कम 1500 बार घूमना पड़ेगा। क्लियर? इसमें एक चीज और मैंने मेंशन की है, मैग्नेस इफेक्ट इन फुटबॉल। तो कभी भी इस तरह की कोई बात आए, फुटबॉलर जो इस्तेमाल करते हैं मैग्नेस इफेक्ट, आपने कभी ये माइकल शुमाकर, सॉरी माइकल शुमाकर नहीं, डेविड बेकम, हाँ, डेविड बेकम, मेसी एंड रोनाल्डो, ये फुटबॉलर का नाम सुना होगा। इन लोगों के पास बड़े अच्छे अच्छे टैक्ट्स हैं बॉल को किक करने के लिए। ये बॉल को जैसे ऐसा स्पीड दे रहे हैं, मतलब इस तरफ जा रहा है, साथ साथ एक रोटेशनल स्पीड भी दे दें, तो क्या होगा? बॉल हवा में सामने जाते जाते उठेगा एकदम और अपनी डायरेक्शन बदल देगा। यानी जैसे कोई बॉल मैंने हाथ में लिया और मैं करीबन 100 मीटर ऊंचाई से बॉल को एक एक मूवमेंट देकर, यानी उसको ऐसे घुमाकर नीचे फेंकता हूं, तो जब बॉल नीचे जाएगा तो पहले एक बार वो नीचे जाएगा, वो ऊपर उठेगा, फिर वो नीचे आएगा। सॉरी, मतलब क्या है? यानी जो फुटबॉल को हवा में रोटेट करके डायरेक्शन बदलवाने की टेक्निक है, जिसको फुटबॉल की भाषा में मैग्नेस इफेक्ट किया जाता है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलिस थ्योरम। कारण क्या होता है? जब बॉल बहुत तेजी से घूमने लग जाती है, जैसे ये ऐसे आ रही है, यस, काफी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे निकल जाता है। मतलब क्या है? अगर आप इसको देखो, ये मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, तो अगर वो बहुत तेजी से घूम रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब एयर यहां से टकरा के निकलेगा तो इस एरिया में प्रेशर लो हो जाएगा, और प्रेशर लो होगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, उठेगा तो ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा। तो ये प्रैक्टिस कर करके, चाहे डेविड बैकम हो, चाहे मेसी हो, चाहे रोनाल्डो हो, उन्होंने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। तो आपको एग्जाम में सीधा अगर कभी पूछे कि मैग्नेस इफेक्ट इन फुटबॉल बेस्ड ऑन विच थ्योरम, इज बर्नौलिस थ्योरम, ध्यान रखना है इसको। एंड अपलिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर ही लिया। तो मैंने आपको आज पास्कल लॉ एंड बर्नौलिस थ्योरम के सभी पॉइंट डिटेल में समझाने की कोशिश की,
और आई होप आपको ये सारी चीजें ना सिर्फ आपका पेपर क्लियर करेंगे रवि, मैं एकदम इस बार डेम श्योर हूं कि 2020 में आपका रिटर्न क्लियर, एसएसबी क्लियर, इसमें मैं जरा सी भी, इतनी भी मैं ये पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हैं, और जिन चीजों को समय देना चाहिए उनको देना ही है, और जिनको समय नहीं देना है उनको हम ज्यादा समय नहीं देंगे। बाकी आज के बारे में अगर बात करें, आज आपको रवि पता होगा, आज ये पिक्चर मैंने इसने लगाया है क्योंकि आज, गुड, बहुत बढ़िया, करंट अफेयर्स के लिहाज से भी हमें टुडेज पॉइंट पता होने चाहिए कि आज किसका बर्थ एनिवर्सरी है, क्या हो रहा है आज के दिन। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम उनको आज याद करते हैं। ये ना सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, इनको इंडिया का मिसाइल मैन भी कहते हैं। जो बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी अग्नि 5 मिली हैं, उनमें एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा स्थान है। इनकी जो कह सकते हैं, इनके काम को कभी नकारा नहीं जा सकता। जब आप इनको और डिटेल पढ़ेंगे तो आपका मन में इनके रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनकी एक बुक भी है, विंग्स ऑफ फायर, वो भी बहुत फेमस बुक है। और कभी कभार ये नॉवल के या बुक्स के राइटर्स जब पूछे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किसका लिखा हुआ बुक है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ बुक है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इसमें, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो अब रवि, आपको जो सपने देखे हैं आपने, उसके लिए आपको काम करना है। नींद आ भी रही है तो नींद को अवॉइड करना है, और किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेकर रहना है। अगर यहां लगता है, इसका मतलब हमने मेहनत की है। मतलब ठीक है, हम स्टडी, एंटरटेनमेंट, रेस्ट, मैनेजमेंट साथ साथ चला रहे हैं, लेकिन इस समय स्टडी को वेटेज सबसे ज्यादा देना है। तो इसी शुभकामना के साथ मैं रवि आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो। आपके जो माइंड सेटअप को बिल्कुल नीचे ना आने दो। टेंशन किसी भी कीमत पर लेना नहीं है, टेंशन देने वाली दुनिया है। कोई बात नहीं रवि, आप उस क्लास को मैं कहीं ना कहीं आप देख ही रहे होगे। आपका जो टॉपिक यहाँ कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक आपको किसी भी कीमत पर मैं जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। आपने जो देखा है, ये टॉपिक में एक लाइन कवर करते हैं ऐसा नहीं। जैसे स्पिग्नोमीटर के बारे में मैंने आपको भी थोड़ा आइडिया दे ही दिया, तो अगर वो एक लाइन मिस कर दें आप किसी कारण से, वो नो इशू, कोई बात नहीं है। बाकी फिर भी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड मैं आपको यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, एंड लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच रवि। ठीक है क्लास, थैंक यू।